हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 7th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिल सके। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप सभी वो लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वहाँ पर मॉडल पेपर और प्री बोर्ड्स भी आपको भेजे जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 7th की। तो चैप्टर 7th अब की बार बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आएगा। यहाँ से एग्जाम में टोटल 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वाला मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आधे नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान, ये भी आधे अंक का रहेगा। और फिर आएगा निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप बड़े वाला प्रश्न 4 नंबर का आएगा और इसमें आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चैप्टर 7th एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध है तो L बटा R का मात्रक क्या होगा। देखिए L है प्रेरकत्व और R है प्रतिरोध। तो हम सबसे पहले विमा देखते हैं। अगर हम बात करें L के विमा की, ये होती है M1 L2 T-2 और A-2। फिर हम बात करते हैं प्रतिरोध की विमा की, ये होती है M1 L2 T-3 और A-2। देखिए बाकी तो सारा कैंसिल हो रहा है, सिर्फ नीचे बचेगा t की पावर -1 जो कि ऊपर जाकर के हो जाएगी t की पावर 1। अगर L बटा R की विमा T1 है तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर या फिर वैद्युत जड़त्व के सिद्धांत पर या वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। हमें पता है ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर से क्या प्राप्त होता है, उच्च विभव उच्च धारा, निम्न विभव उच्च धारा, उच्च विभव निम्न धारा और निम्न विभव निम्न धारा। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, उच्च विभव और निम्न धारा। नेक्स्ट देखिए किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के अनुनाद की स्थिति में धारा तथा आरोपित वोल्टता के बीच में कलांतर कितना होता है। देखिए अनुनाद की स्थिति में आपसे कलांतर पूछा है तो कलांतर के लिए हमें पता है हम tan phi यूज में लेते हैं। फॉर्मूला होता है tan phi बराबर प्रेरणिक प्रतिघात माइनस धारित्य प्रतिघात बटा में R। अब क्योंकि अनुनाद की स्थिति में XL और XC दोनों बराबर होते हैं तो tan phi का फॉर्मूला हमारे पास रह जाएगा 0 बटा R यानी कि 0। तो जब tan phi का अमाउंट 0 आया है इसका मतलब phi का 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में जो I और V के बीच में कलांतर है वो 0 रहता है। नेक्स्ट है एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 और द्वितीयक में N2 है तो क्या N1 और N2 बराबर होंगे या फिर N1 की संख्या N2 से ज़्यादा होगी या फिर N2 की संख्या N1 से कम है या इनमें से कोई नहीं। अब हमें ये देखना है। देखिए जो ऊंचाई ट्रांसफर होता है उसमें आपको हमेशा याद रखना है कौन से ट्रांसफार्मर में ऊंचाई में जो S का जो मान है वो हमेशा ज़्यादा होता है NP से, यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज़्यादा होती है। अब द्वितीयक में कितनी है, N2 है। तो कौन सा उत्तर इसका सही रहेगा, इसके अंदर थोड़ा ऑप्शन के अंदर हम चेंज करते हैं, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही रहेगा। N2 का मान N1 से ज़्यादा होगा। अगर यहीं पर अपचाई ट्रांसफर होता तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है,
जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है किससे? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से। तो अपचाई के लिए हो जाएगा NP ग्रेटर देन NS। छठा प्रश्न है कि LCR परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है, यानी कि I मैक्सिमम की कंडीशन पूछिए आपसे। तो मैं लिखता हूं कि LCR परिपथ में I मैक्सिमम के लिए जो प्रतिघात है वो कितना होता है? प्रतिघात बराबर 0 होता है। प्रतिघात 0 होने का मतलब हुआ XL माइनस XC का अमाउंट 0 होना, यानी कि XL बराबर हो जाना XC के। XL का अमाउंट होता है ओमेगा L और XC का होता है 1/ओमेगा C। यहाँ से ओमेगा और ओमेगा का गुणा किया तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर बच जाएगा 1/LC। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या यहीं पर आपको एक और मिल सकता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। लेकिन अगर हम इन चारों ऑप्शन पर गौर करें तो हमें मिलता है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ये सही ऑप्शन रहेगा। फिर है छठा कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो वोल्टता और धारा के बीच में कितना कालांतर होता है? आपको पता है जब केवल प्रतिरोध लगा हुआ है इन दैट कंडीशन E का फॉर्मूला होता है E0 साइन ओमेगा टी और I का फॉर्मूला हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी। तो अगर हम देखें विद्युत वाहक बल के लिए कला है ओमेगा टी और धारा के लिए भी कला है ओमेगा टी, तो कलांतर कितना मिलेगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यानी कि कितना? 0। तो जब केवल क्या जुड़ा हुआ हो? R जुड़ा हुआ हो तो वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर का मान कितना रहता है? 0 रहता है। आठवां प्रश्न है कि घरेलू परिपथ आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति कितनी होगी? अब देखिए, क्योंकि एक चक्कर में धारा 2 बार 0 होती है, 2 बार 0 होती है, और यहां पर कितने चक्कर है? अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो चक्कर भी कितने हो जाएंगे? तो 50 चक्कर में कितनी बार होगी सर? 50 गुना 2 यानी कि 100 बार। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 100 बार धारा का मान 0 होगा। फिर है प्रत्यावर्ती धारा का मान RMS मान IRMS तथा शिखर मान I0 के बीच में रिलेशन हम लोगों से पूछ रखा है। अब प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान क्या हो जाएगा? IRMS। ये किसके बराबर होता है? ये होता है I0/√2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ I0 गुणा 1/√2। अब 1/√2 का जो मान होता है वो बराबर होता है 0.707 के। तो IRMS और I0 इन दोनों के बीच में रिलेशन रहता है ये वाला, तो इस प्रश्न का ऑप्शन रहेगा सी। 10वां प्रश्न है कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है? देखिए, धारितीय प्रतिघात को XC से डिनोट करते हैं और इसका मान होता है 1/ओमेगा C। 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती वोल्टता E बराबर 200 साइन 100 पाई टी प्लस π/2 में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? हमें पता है अगर वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है तो वो हुआ IRMS। IRMS का फॉर्मूला होता है E0/√2। तो IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200/√2, क्योंकि यहाँ पर जो ये मान दे रखा है 200, ये E0 का ही है। अब इसी को 200/√2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 100/√2। इस √2 से ये 2 कैंसल आउट किया तो बचा √2, तो लास्ट में उत्तर आ जाएगा 100 ×
√2 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है कि संलग्न चित्र में अनुनादी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला कौन सा बिंदु है। देखिए, अनुनादी स्थिति कब आती है, जब XL किसके बराबर हो जाए, XC के बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं बी बिंदु पर XL और XC बराबर नहीं है, न ही C बिंदु पर है और न ही D बिंदु पर है, लेकिन जो A वाला बिंदु है यहाँ पर देखिए, यहाँ XL और XC दोनों बराबर हैं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है कि किसी LCR श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित धारा का मान कैसा होता है। देखिए, हमें पता है कि IRMS जो होती है, यानी कि जो धारा होती है, ये बराबर होती है किसके, ERMS बटा Z के। लेकिन अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में जो Z है इसका मान मिनिमम होता है, किसके बराबर, R के बराबर। अगर Z मिनिमम है, इन दैट कंडीशन IRMS क्या हो जाएगा, अगर Z न्यूनतम है तो इस कंडीशन में IRMS अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब हमें धारा का मान कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध प्रतिरोध के परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब देखिए, शक्ति गुणांक का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। शक्ति गुणांक cos φ = होता है R बटा Z। अब अगर शुद्ध प्रतिरोध वाला ही परिपथ है तो उसमें क्या हो जाएगा, Z का मान किसके बराबर होगा, R के। तो cos φ का अमाउंट आपको कितना मिल जाएगा, R बटा R। हम लिख सकते हैं कि शक्ति गुणांक यानी कि cos φ का उत्तर आएगा 1। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन रहेगा बी। 15वां, एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से कम आवृत्ति पर परिपथ की प्रकृति कैसी होती है। ये अच्छा प्रश्न है। अगर अनुनादी आवृत्ति से परिपथ की आवृत्ति कम है तो वो कौन सा होगा, धारित्य होगा। और अगर LCR श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर परिपथ है तो कैसा होगा, फिर वो हमेशा कौन सा रहने वाला है, वो प्रेरणिक रहने वाला है। और अगर एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रकृति पूछ ली जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोधकीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल व प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर क्या होगा। अब आपको पता है E का मान लेते हैं हम E0 sin ω/t। और अगर केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है, इन दैट कंडीशन I का अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, I = आएगा I0 sin ω/t + π/2। देखिए, कलांतर देखते टाइम हम ये देखते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो धारा के सापेक्ष कहाँ है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल धारा से π/2 पीछे है। अगर विद्युत वाहक बल पीछे है तो यहाँ पर कलांतर कितना आएगा, -π/2 आएगा। और अगर हम बात करें किसकी, कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो कलांतर कैसा रहेगा। देखिए, E का मान रहेगा E0 sin ω/t और I का कितना रहेगा, I0 sin ω/t - π/2। देखिए, इसमें विद्युत वाहक बल आगे है, कितना आगे है, π/2 से आगे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलांतर π/2। और नेक्स्ट है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो विद्युत वाहक बल और धारा में कलांतर कितना आएगा। अगर सिर्फ प्रतिरोध है तो आपको पहले भी एक प्रश्न में आया था, कलांतर कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। फिर आते हैं रिक्त स्थान। सबसे पहला है कि प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को
क्या कहते हैं? प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम है वो कहलाता है सर क्या चीज? प्रवेश्यता। प्रवेश्यता। दूसरा है कि एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? अगर माध्यमान आपसे पूछा जाए तो ये होता है 0। नेक्स्ट है कि वह युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा इतनी बार बदलती है, तो सर इसका जवाब होगा कितनी बार? 2 बार बदलती है। शुद्ध प्रेरकत्व व धारिता का शक्ति गुणांक कितना होता है? देखिए, अगर शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है या फिर धारिता जुड़ी हुई है, दोनों ही केस में शक्ति गुणांक cos फाई का मान कितना मिलता है? हमें 0 मिलता है। नेक्स्ट है कि वोटहीन धारा का घटक क्या होता है? देखिए, वोटहीन धारा की बात आएगी तो इसका घटक रहता है I0 sin फाई। 7वां रिक्त स्थान है कि जब किसी प्रेरकत्व यानी कि कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? अच्छा प्रश्न है। -L d बटा di बटा dt, ये उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है कि LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा तथा धारा क्या होती है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या जानते हैं? Z इजिकल टू मान होता है क्या चीज़? R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब क्योंकि अनुनादी परिपथ है तो XL और XC बराबर है तो दोनों कट जाएंगे। इन दैट कंडीशन Z का मान हमें कितना मिलेगा? वो मिलेगा हमें रूट में R²। इसे हम लिख सकते हैं, ये Z का न्यूनतम मान होता है, Z मिनिमम मिलता है हमें कितना? R। तो हम कह सकते हैं LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा तो कैसी रहती है? न्यूनतम रहती है। अब बात आती है धारा की, तो धारा क्या हो जाएगी? धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I इजिकल टू I0 इजिकल टू V0 बटा Z होता है, और Z की जगह कितना आ जाएगा? R आएगा। क्योंकि R न्यूनतम है तो Z क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो धारा हमें कैसी मिलती है? इसमें अधिकतम मिलती है। नेक्स्ट, DC परिपथ में धारित्य प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? देखिए, जब DC सर्किट की मैं बात करूंगा तो DC परिपथ में जो आवृत्ति है वो 0 होती है। अगर आवृत्ति 0 है तो कोणीय आवृत्ति भी 0 होगी। और जो धारित्य प्रतिघात है XC, इसका मान होता है 1/ωc, यानी कि 1/0 इंटू C। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0। मान कितना आ जाएगा? अनंत। यानी कि XC का मान कितना मिलेगा हमें? अनंत मिलेगा। और जो XL है प्रेरणिक प्रतिघात है, इसका फॉर्मूला होता है ωL। ओमेगा का मान 0 है तो 0 इंटू L। मान कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। नेक्स्ट है कि प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? अब प्रेरणिक हो धारित्य हो, लेकिन प्रतिघात का मात्रक आपसे पूछा गया है। देखिए, प्रतिघात का मात्रक जो होता है वो रहता है ओम। नेक्स्ट आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसकी रचना, सिद्धांत, क्रियाविधि को समझाइए। इसकी दक्षता से आप क्या समझता है और दक्षता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा आ सकता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ संबंध श्रेणी LCR परिपथ के लिए फेजर वक्र खींचते हुए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करो। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये दोनों प्रश्न 101% अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट, यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है बेटा।
जो पहला न्यूमेरिकल है वो है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत विभव और धारा के मान क्रमशः ये और ये है, तो हमें शक्ति गुणांक, आवृत्ति, वर्ग माध्य मूल धारा और परिपथ की प्रतिबाधा, ये चीज़ें पूछ रखी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है V बराबर 20 साइन 300t और I का मान दे रखा है हमें साइन 300t प्लस π/6। अगर हम तुलना करें, V इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा को ही लिख सकता हूं मैं 2π/ft और I की जगह इक्वेशन लिख सकता हूं मैं I नॉट साइन 2πf प्लस फाइव। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है वो है शक्ति गुणांक। देखिए शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है कोस फाइव। तो यहाँ पर फाइव का अमाउंट अगर तुलना करेंगे हम, देखिए फाइव है यहाँ पर, ये रहा, और फाइव की जगह मान दे रखा है π/6, तो कोस फाइव की जगह क्या लिखूंगा मैं, कोस π/6, और कोस π/6 का मान कितना होता है, √3/2। तो शक्ति गुणांक तो हमें मिल चुका है। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, यानी कि आवृत्ति निकाल लेते हैं हम। देखिए आवृत्ति का जो मान है वो कितना होगा, हमें 2πf का अमाउंट दे रखा है। 2πf इज इक्वल टू कितना है, 2πf ये रहा, इसकी जगह हमें मान दे रखा है 300, तो 2πf का मान हो गया 300। हमें चाहिए क्या चीज़, f ही। f का मान कितना हो जाएगा, 300/2π, तो ये आ जाएगा 300/2 की जगह 2, अब पाई की जगह 3.14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47.7 हर्ट्ज। आवृत्ति भी आ चुकी है। तीसरी चीज़ पूछी हुई है हमसे, वो है वर्ग माध्य मूल धारा, यानी कि IRMS। वैल्यू होती है I0/√2। I0 का मान है कितना, I0 का मान है जो यहाँ पर है, यहाँ देखिए कितना है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1/√2। 1/√2 का मान होता है 0.707 एम्पियर। और नेक्स्ट जो चीज़ हमसे पूछ रखी है, देखिए वो क्या है, प्रतिबाधा, यानी कि Z। Z का फॉर्मूला होता है VRMS/IRMS। और VRS का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, V0/√2, और IRMS का अमाउंट है कितना हमारे पास, 0.707। अब V0 का मान है ये वाला 20, तो 20 बटा ये वाला 0.707। अब देखिए यहाँ पर है इनटू में 1, तो 1/√2 का मान हो जाएगा 0.707। इससे ये कैंसल आउट, बचेगा हमारे पास 20 ओम, जो कि अमाउंट किसका है, जेड का है। इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा निम्न समीकरण से व्यक्त की जा रही है। ये रही समीकरण। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का माध्य मान, और t बराबर 0.5 सेकेंड और t बराबर 1 सेकेंड पर धारा के तात्क्षणिक मान को हमें ज्ञात करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें जो पूछी हुई है वो है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS। अगर IRMS निकालना है, इसके वैल्यू होती है 0.707 इंटू I0। तो 0.707 इंटू I0 का अमाउंट कितना है यहाँ पर, 1.5। तो 1.5 से गुणा किया, उत्तर आया 1.06 एम्पियर। पहला प्रश्न पूरा। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, जो है धारा का माध्य मान। अब हमारे पास जो करंट है वो AC है, तो AC का जो माध्य मान होता है, AC का माध्य मान सदैव 0 होता है। तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। अब बारी आती है तीसरे प्रश्न की। तीसरे में हमें पूछ रखा है पहले तो
कि t बराबर 5 सेकंड पर और फिर है t बराबर 1 सेकंड पर हमें तात्क्षणिक मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तात्क्षणिक मान किस चीज़ पर, 0.5 सेकंड पर, 0.5 सेकंड पर। तो देखिए क्या आएगा, i बराबर इक्वेशन दे रखी है 1.5 साइन पाई इंटू 0.5। हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कितना, 1.5 इंटू साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 का अमाउंट क्या होता है, हमें पता है 1 होता है, इसका उत्तर आ जाएगा 1.5 एम्पियर। और जो नेक्स्ट जो चीज़ दे रखी है हमें वो है 1 सेकंड पर। तो मैं लिखता हूँ t बराबर 1 सेकंड पर हमें किसका मान निकालना है, i का। तो i बराबर आ जाएगा 1.5 साइन पाई इंटू टी की जगह अगर 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू साइन पाई। हमें पता है साइन पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में हमें धारा कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये था, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। नेक्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। तो बल्ब का प्रतिरोध, स्रोत की शिखर वोल्टता और बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो जो हमें दे रखा है वो है P बराबर 100 वोल्ट। ERMS का मान भी हमें दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। सबसे पहले हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है R। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है IRMS का स्क्वायर बटा P। तो IRMS का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 बटा P का मान 100, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 484 ओम। दूसरी हमें शिखर वोल्टता निकालनी है, किसकी, स्रोत की, यानी कि I नोट, वोल्टेज का शिखर मान E नोट। ई नोट का जो मान होता है ये कितना होता है, √2 गुना होता है किसका, ERMS का। तो 1.414 गुना हो जाएगा 220 का, रिजल्ट आएगा 311 वोल्ट। और तीसरा जो रिजल्ट है वो है, हमें पूछ रखी है IRMS। देखिए IRMS का मान होता है वो होता है ERMS बटा R। तो 220 बटा में R का मान है 484, सॉल्व करेंगे 0.454 एम्पियर इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाए तो विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, विद्युत वाहक बल की आवर्ती तथा आवृत काल ज्ञात करो। देखिएगा जो चीज हमें दे रखी है वो है ये वाली समीकरण, E बराबर 100 साइन 314t। अगर इसमें हम मान देखें, सबसे पहले ई नोट का मान दे रखा है हमें 100 वोल्ट, फिर हमें ओमेगा का मान दे रखा है कितना, 314 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें जो सबसे पहले पूछ रखा है वो है विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि ERMS। देखिए ERMS का फॉर्मूला होता है कितना, E नोट इंटू 0.707। ई नोट का मान है 100 इंटू 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आएगा हमारे पास 70.7 वोल्ट। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ की, यह है विद्युत वाहक बल की आवृत्ति। देखिए आवृत्ति F निकालने का फॉर्मूला होता है ओमेगा बटा 2 पाई। ओमेगा का अमाउंट 314 है, 2 इंटू पाई का अमाउंट होता है 3.14। डेसिमल हटाया, इंटू में 100 लगाया, 314 से 314 कैंसिल आउट, 2 से 100 कटेगा कितने पर, 50 पर, और आंसर हमारा आ जाएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है आवर्तकाल। हम जानते हैं आवर्तकाल जो है वो व्युत्क्रम होता है किसका,
आवृत्ति का तो 1/50, रिजल्ट आएगा 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट कि एक ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ की निवेशी शक्ति 4 किलोवाट, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभव 400 वोल्ट। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, फेरों की संख्या से रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है प्राथमिक कुंडली का विभव बटा द्वितीय कुंडली का विभव बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरे बटा द्वितीय कुंडली में फेरे बटा प्राथमिक कुंडली में फेरे, यानी कि सेकेंडरी कॉइल जो है द्वितीय कुंडली का विभव बटा प्राथमिक कुंडली का विभव बराबर द्वितीय कुंडली के फेरे बटा प्राथमिक कुंडली के फेरे। अगर इनमें से हमें कोई 3 अमाउंट देकर के एक पूछ ले तो प्रश्न बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें दे क्या क्या रखा है इनमें से। प्रश्न में हमें दे रखा है सबसे पहले IP का अमाउंट, प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर। फिर दे रखी है प्राथमिक कुंडली के अंदर हमें शक्ति, इसका मान कितना दे रखा है 4 किलोवाट, यानी कि 4000 वोट। फिर हमें दे रखा है ES का मान कितना, ये दे रखा है हमें 400 वोल्ट। और हमें NP का मान भी दे रखा है कितना 100 फेरों की संख्या, और हमसे NS यहाँ पर पूछ ली गई है। तो सर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले के अंदर जाना चाहेंगे, हमें NS हमें फाइंड करना है, NP और ES हमें दे रखा है। अगर EP हम फाइंड कर लें तो हमारा काम चल सकता है। तो EP फाइंड करते हैं। देखिए EP बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि जो निवेशी शक्ति है वो बराबर होती है किसके EP इंटू IP के। यहाँ से अगर EP का अमाउंट हम निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा PI बटा IP। अब PI का मान कितना है 4000, IP का मान कितना है 1, EP का अमाउंट हमें कितना मिल जाएगा 4000 वोल्ट EP रहा। अब इस वाले समीकरण के अंदर अमाउंट पुट करते हैं, कितना है ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। देखिएगा सर हमें चाहिए कितना NS, तो क्या हो जाएगा ES बटा EP गुणा NP। अब ES का मान कितना है 400, EP का मान अभी अभी फाइंड किया है कितना 4000, NP का मान है 100। तो सर ये कट गया, ये इससे गया, 4 से 40 कटेगा कितना 10, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मिलेगी हमें 10 मिलने वाली है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए अच्छे से तैयार करना इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिबाधा 20 ओम हो तो शक्ति गुणांक तथा कलांतर ज्ञात करो। देखिए शक्ति गुणांक का फॉर्मूला कोस फाई इज इक्वल टू कितना होता है R बटा जेड। R का मान हमें दे रखा है 10 और Z का मान दे रखा है हमें 20, तो हमें मिला कोस फाई बराबर कितना, कोस फाई का मान आया 1/2। अब देखिएगा कोस फाई का अमाउंट अगर 1/2 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोस फाई का मान 1/2 है, और 1/2 ही मान किसका होता है कॉस 60 डिग्री का। तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिलेगा फाई का अमाउंट कितने डिग्री 60 डिग्री। तो बच्चों ये था चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।